हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें जो भी एग्ज़ाम हुआ था सीएसआर नेट 2022 का, ठीक है, इसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, मुझे लगभग मैं कह सकता हूँ लगभग 30 क्वेश्चन मुझे मिले थे जिनको मैंने सॉल्व किया था और उनको अपने डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी को। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। जो बाकी के इनके अलावा जो क्वेश्चन थे वो तुम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम्हें सेंड कर दूंगा। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे अभी तक, उतने क्वेश्चन। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, कुछ क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट नहीं थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था जो स्टूडेंट ने बताए थे, उसके अकॉर्डिंग ये किया। यदि एग्जाम रिव्यू की बात करूं, पेपर का पैटर्न, जो पेपर का लेवल कैसा था, यदि अपने फैब वाले एग्जाम की बात करें, जो फैब में एग्जाम हुआ था वो काफ़ी टफ एग्जाम था, काफ़ी लेंथी एग्जाम था। और ये जो एग्जाम हुआ था ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था। ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये आराम से हो जाते। ये जो 30 क्वेश्चन मैंने इस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये आराम से इजीली होने वाले क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है भाई ये क्वेश्चन नहीं हो सकते थे। यदि तुम्हारी, अब देखो ये जो पेपर हुआ था, इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट थी इस पेपर की? रिवीजन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे जो तुमने कहीं ना कहीं किए हुए हैं, पीवाईक्यू में किए होंगे या सिलेबस में थ्योरी लेक्चर में किए होंगे, वो क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन, कैलकुलेटर नहीं था, इस वजह से कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं डाले गए थे। लेकिन ओवरऑल पेपर की बात करें तो हम कह सकते हैं मॉडरेट टाइप का पेपर था। ऐसा भी नहीं कहेंगे बहुत ही ज़्यादा ईजी था कि डायरेक्ट डायरेक्ट सब कुछ पूछ लिया गया था। मॉडरेट टाइप का पेपर था। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इस एग्जाम की क्या है? इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन नहीं होती है हमारी, रिवीजन की वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, हमारा जो टाइम है वो खराब हो जाता है। उतना टाइम हम नहीं दे पाते हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे अभी अपने आगे डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता तो तुम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उनको हमें सोल्व करना पड़ा। लेकिन हमें याद नहीं था फाइनल रिजल्ट, रिवीजन की कमी थी, उस वजह से हमें सोल्व करना पड़ा। कन्फ्यूजन रही होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी काफ़ी क्वेश्चंस में, ठीक है, और टाइम लगा होगा कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, तो प्रैक्टिस की भी थोड़ी सी कमी है। तो रिवीजन, और देखो सिलेबस उतना ही होता है, सिलेबस जितना जितना करवाया गया है या जितना कोई भी करवाते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो जहाँ से भी तुम पढ़ते हो, जो भी सिलेबस करवाते हैं वो इनफ सिलेबस होता है। लेकिन कमी किस में रहती है? कमी रहती है रिवीजन करने में, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, कॉन्सेप्ट को सीखने में। कई बार हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनको जस्ट प्रैक्टिस करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट हम ध्यान नहीं देते, खुद ट्राई नहीं करते क्वेश्चंस को। तो मेन जो कमी रहती है वो रिवीजन में रहती है, सबसे जो बड़ी कमी रहती है वो रिवीजन में रहती है। तो रिवीजन जिसकी अच्छी नहीं थी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी रिवीजन अच्छी थी उसको थोड़ी सी भी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे तुम्हारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी करवाया था, जो बैच के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा। ये आया था हमारे पास में, ये क्वेश्चन आया था कोसेक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था ये। कोसेक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था, और इसका जो इंटीग्रेशन आया था पाई बाय ए की पावर माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आ रही थी। कैसे किया था ये मैंने यहाँ पे कर रखा है कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन तुम देख सकते हो कंप्लीट, ठीक है। ये थ्योरी लेक्चर में मैंने करवाया था सेम क्वेश्चन, इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका ये आंसर होगा। यदि लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दी गई है तो इसका जो आंसर है वो पाई बाय ए की पावर माइनस ए होगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन है। जेड गिवन है तो वहां पे जेड कर लेना तुम, ठीक है। उसके अलावा बात करें, जो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये था, हमें पूछा गया था जो कार्बन था, कार्बन 12, उसमें जो P2 था उसके लिए जो एनर्जी लेवल का कन्फिग्रेशन पूछा गया था। ये काफ़ी बार करते हैं हम थ्योरी लेक्चर में, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया, उसमें भी कंप्लीट P2 के लिए करवाया है। तो कन्फिग्रेशन P2 लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए जो कन्फिग्रेशन होगा, लोअर एनर्जी 3P0 की होगी, फिर उसके बाद 3P1, 3P2, 1D2, 1S0, ये एनर्जी का कन्फिग्रेशन होगा। इस सेम थ्योरी लेक्चर में करवाया हुआ है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, LS एंड JJ कपलिंग में, ठीक है। यदि P4 होता तो जो ग्रुप है वो ये हो जाता, P4 का भी मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बात करें, जो थर्ड क्वेश्चन था जो मुझे मिला था यहाँ पे, मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन था, ये गिवन था हमें, ये सभी को पता होगा, देखा होगा सभी ने। एक सेकंड, ये हमें गिवन था,
आई थिंक ये विजिबल है ना सभी को, एक सेकेंड। ये हमें गिवन था और हमें बताना था जो बी मैट्रिक्स थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, हमें यहाँ पे बताना था कि जो ए मैट्रिक्स है उसका नेचर कैसा है, और बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू आई होगा, या बी इनवर्स बी इक्वल टू जो बी इनवर्स है वो बी के इक्वल होगा यहाँ पे हमारे पास में। एक सेकेंड, बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के इक्वल होगा। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोगोनल का मतलब है यहाँ पे कि बी इनवर्स बी ट्रांसपोज है वो बी इनवर्स के इक्वल होगा, ये ऑर्थोगोनल का मतलब। तो बी ट्रांसपोज बी इनवर्स से यहाँ पे कैंसिल हो गया था, इस लाइन को हटा देना, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा था, इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के इक्वल है यदि बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास में था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हेल्महोल्ट्ज कॉइल का क्वेश्चन था, ये 12th क्लास का क्वेश्चन था। हो सकता है यदि हम देखो हम क्या करते हैं, कई बार अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, नहीं किया होगा काफ़ी बच्चों ने, गलती हुई होगी इस क्वेश्चन में क्योंकि याद नहीं था कब हेल्महोल्ट्ज कॉइल कब पढ़ी थी। अब यदि बाई चांस किसी एग्जाम के लिए पढ़ लिए तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं पढ़ी थी। और एग्जैक्टली कुछ जो देखो ये जो एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की थी, इस एग्ज़ाम में जो ऑप्शन थे, जो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रहे थे, लगभग दो में कंफ्यूजन थी, आसपास वाले ऑप्शन थे, इस वजह से थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, बट जो ऑप्शन चूज करना था वो ऑप्शन में ऐसे नहीं थे, दूर दूर वाले ऑप्शन थे, डायरेक्ट पता लग रहा था, बहुत पास पास वाले ऑप्शन थे, कंफ्यूजन था, जब भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का निकाल लो कंफ्यूजन था। तो इस वजह से थोड़ा सा जो लेवल था इसका अच्छा खासा लेवल था पेपर का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ भी रहेगी। अपने बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करें हेल्महोल्ट्ज कॉइल, यदि यहाँ पे मेरे को रेडियस का कंफर्म नहीं है, यदि ये रेडियस और ये रेडियस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, यदि ये डिस्टेंस भी आर है तो अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और बाहर डिक्रीज करेगा। यदि ये आर नहीं है, आर से ज्यादा है, तो वो अंदर से ही डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा ये, वो देखना पड़ेगा कि ये आर रेडियस के इक्वल है या रेडियस से कम ज़्यादा है, वो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा, मुझे जितना मिला था उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। यदि आर रेडियस के इक्वल है, इन दोनों कॉइल की सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तब तो ये कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये पहले से ही डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन था, ये बताने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसकी वजह से जीरो होगा, ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने थ्योरी लेक्चर में भी यहाँ पे करवा रखा था, और सेम इसी टाइप से यदि ये क्वेश्चन तुमने थ्योरी लेक्चर वाला किया था तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया होगा। जेड माइनस साइन जेड सेम इसी टाइप से करना था। जेड माइनस साइन जेड में साइन जेड को अपने एक्सपेंड कर देंगे, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जेड की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर इसका अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, पावर ले जाएंगे 1, तो यहाँ पे देख सकते हो जेड की पावर नीचे -3, जेड की पावर 3 आ रहा है, इसका मतलब जेड की पावर -3 आ रहा है, तो जेड 0 पर जेड की पावर -3 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर पोल है, जो पोल है वो थर्ड ऑर्डर है, सिंगुलरिटी हमारे पास में थर्ड ऑर्डर पोल आएगी यहाँ पे, पोल ऑफ ऑर्डर थर्ड, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 0e और 2e जो एनर्जी लेवल हमें दिए थे, दो बोजोन थे, दो आइडेंटिकल बोजोन थे, 2 बोजोन पार्टिकल थे। अब बोजोन पार्टिकल को फिल करने के टोटल पॉसिबल कन्फिग्रेशन यहाँ से निकाल सकते हो तुम, gi प्लस ni माइनस 1 फैक्टोरियल, gi फैक्टोरियल, ni माइनस 1 फैक्टोरियल, या डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, दो इनमें फिल कर दिए, दो इसमें दो इनमें, ये 3 कन्फिग्रेशन हो गए, एक इसमें एक इसमें, ये चौथा कन्फिग्रेशन हो गया, एक इसमें एक इसमें, ये 5वां कन्फिग्रेशन हो गया, टोटल 6 कन्फिग्रेशन होंगे, 6 पॉसिबल स्टेट्स होगी इसकी, अलग अलग एनर्जी निकाल ली, इसकी एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी 2e है, इसकी 4e 2e 3e। अब 2e यहाँ पे देख सकते हो 2 बार आ रहा है। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन थ्योरी लेक्चर में कितनी बार करवाए हुए हैं अलग अलग, ये तो बहुत ईजी आया है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने ट्राई किए हैं, ठीक है। 0 2e कितनी बार आया है, 2 बार आया, 4e एक बार आया, e एक बार आया, 3 एक बार आया, तो पार्टीशन फंक्शन लिख दिया, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, ये यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन मेरे को एक बार कंफर्म करना तुम कि ये लैग्रांजियन मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। मैंने कई स्टूडेंट यहाँ पे 2 भेज रहे हैं इस पॉइंट पे, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हाफ लिख के भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम कंफर्म करना मेरे को क्या है। ठीक है, यदि यही है तो कंफर्म कर देना, हाँ सर यही है। तो ये लैग्रांजियन है हमारे पास में। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैलकुलेट किया। जो टी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स वन डॉट स्क्वायर, डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट। ठीक है, डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट। ठीक है, डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स टू डॉट स्क्वायर। इससे मैट्रिक्स बना ली हमने। ऐसे ही वी की मैट्रिक्स बना ली, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कर दिया। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ रहा है, हो सकता है मेरा आंसर गलत हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट ये तुम एक बार कैलकुलेट जरूर करके देखना। और यहाँ पे यदि कुछ ऐसा ब्रैकेट दिया हो या यहाँ पे 2 दिया हो तो आंसर चेंज हो जाएगा। कई स्टूडेंट का 1.5 और 0.5 भी आ रहा है। ठीक है, वो मेरे को पता नहीं किस वजह से आ रहा है 1.5 और 0.5। बाकी जो आंसर होगा वो हमारे पास में ये होगा मेरे अकॉर्डिंग 1.07 और 0.17। एक बार इसको सॉल्व करके देखना। यदि आंसर मेरा गलत आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर इसका आंसर गलत आ रहा है। और यहाँ पे कोई लैग्रांजियन लिखने में कोई गलती हुई है मेरे से कि सर आपने ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है मैंने लैग्रांजियन लिखने में, यदि एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट को भी याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था, तो भी यहाँ पे बता देना। ठीक है, बट करने का तरीका तुम्हें पता था, ये करने का तरीका वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है। डिस्कस करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वी, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, वी ए की पावर 6 गिवन था। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं अपने, या तो यहाँ वीरियल थ्योरम से कर लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी n/2 ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप से इसको कर सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, हम ये होता है हमारे पास में हैमिल्टोनियन होता है हमारे पास में p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है हाफ के bt, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p की पावर s/2m हाफ के x की पावर n, तो ये हो जाता है 1/s kbt प्लस 1/n kbt। तो s हो जाएगा 2 kbt और n हो जाएगा 6, क्योंकि vx की पावर 6 गिवन है kbt। तो इसको सॉल्व करके भी वही आएगा 1/2 प्लस 1/6 kbt, 6 3 प्लस 1 kbt, तो 4/6 kbt, 2/3, तो 2/3 n kbt। तो मेरा ये आंसर आ रहा है 2/3 n kbt। ठीक है, दो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो। इसी वजह से आई थिंक 5 मार्क्स में था कि इंटीग्रेशन सॉल्व करके किया होगा, इस वजह से वो 5 मार्क्स में आया होगा। बताना जरूर 2/3 n kbt ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। AI प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा वाई, ये हैमिल्टोनियन गिवन था। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तुम्हें याद होने चाहिए थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था। यदि तुम्हें सिग्मा एक्स मैट्रिक्स, सिग्मा वाई मैट्रिक्स, सिग्मा जेड मैट्रिक्स याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होता। तो हैमिल्टोनियन निकाल लिया, ये हैमिल्टोनियन आ गया था ए बी माइनस आयोटा सी बी प्लस आयोटा सी ए। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा निकालिए। लैम्डा की 2 वैल्यू आ रही है, ये वाली, एक लैम्डा ए माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैक्सिमम लैम्डा के लिए पूछ रहा था ये, तो हमने आइगन फंक्शन निकालना में तो ax इक्वल टू लैम्डा एक्स हमने लगा दिया फॉर्मूला। आइगन फंक्शन निकालने के लिए आइगन फंक्शन x ले लिया हमने, जो आइगन फंक्शन है वो हमारे पास में एक्स वाई है। तो यहाँ से x और y की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो मेरे पास में जो y की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है b प्लस आयोटा सी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, इसको अब देख लेना आंसर कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैग्नेटाइजेशन का क्वेश्चन था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो ये होता है एन म्यू एल एक्स। म्यू ये होता है जी जे म्यू बी, और एल एक्स हमारे पास में लैंगविन फंक्शन होता है, और एक्स होता है म्यू बी बाय के बी टी। और इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राफ प्लॉट करना था। जो एल एक्स होता है वो होता है कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x, लैंगविन फंक्शन। लैंगविन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो मैग्नेटाइजेशन का जो ग्राफ होगा वो भी हमें
ये देखने को मिलेगा इस टाइप से, म्यू बी वी बाय के बी टी के साथ में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसका ये कर्व होगा हमारे पास। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल जो न्यूक्लियर फिजिक्स था उससे जो क्वेश्चन थे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि कैलकुलेटर आगे भी यदि कैलकुलेटर नहीं मिलता, और मेरे हिसाब से अब आगे से कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तुम्हें, यदि कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, और ये याद रखना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा यदि कैलकुलेटर नहीं मिलता है। तो नॉन जीरो क्वाड्रपोल मोमेंट की वजह से जो टेंसर पार्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स में ड्यूट्रॉन के अंदर, वो ये आ जाता है हमारे पास में टेंसर पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई इसमें क्या इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, क्या यहाँ पे वी की वोल्टेज गिवन थी या रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू भी गिवन थी। यहाँ पे तो 9.1 वोल्ट आई थिंक गिवन था जीनर वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम्हें कैसे हो सकता था ये क्वेश्चन। अब देखो, जो जीनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ऑन स्टेट में होगा ये। ठीक है, रिवर्स बायस में काम करेगा और वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। यदि पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड ऑन स्टेट में होगा, ये डायोड ऑन स्टेट में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा या 0.7 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये रिवर्स बायस में होगा, और ये जब रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इनपुट वोल्टेज आएगी, उसका कोई पाथ नहीं होगा, ये वाला पाथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो डायरेक्ट है वो हमारे पास में हमें लोड रेजिस्टेंस पे करंट मिलने लगेगा। अब जो जीनर है वो वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा जब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये करना था। अब वी नोट में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे मुझे नहीं पता, स्टूडेंट ने भेजे नहीं थे किसी ने भी। यदि तुम्हें पता है तो इस नंबर पे तुम जरूर भेज देना। ठीक है, कि वी नोट कौन कौन से ग्राफ दिए गए थे, और यदि कुछ इन्फॉर्मेशन आर के बारे में और आर एल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो भी भेज सकते हो तुम कि सर ये आर गिवन था, तो वो एग्जैक्टली अपने फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होना था ये ऑप्शन को देख के इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता था, भाई ये ऑप्शन है, ऑप्शन को देख के इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, 9560182735 पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन इन जनरल थ्योरी में अपने करते हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भी थ्योरी में करवाए हुए हैं काफ़ी। अब इसमें देखो, एस फ्रेम में एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और एस प्राइम फ्रेम है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे कि एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो एस प्राइम फ्रेम में सबसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की। तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है हमारे पास में, यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम एंड यू जेड प्राइम। तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट किए, 3 में से 2 कंपोनेंट तो नॉन जीरो मिले, 2 कंपोनेंट नॉन जीरो मिले और 1 कंपोनेंट जीरो मिला। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। तो हमने यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ये वेलोसिटी आ गई थी हमारे पास में, रिजल्टेंट वेलोसिटी। एनर्जी का ये फॉर्मूला mc² 1 माइनस रिजल्टेंट वेलोसिटी पुट की यहाँ पे हमने, क्योंकि पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, तो एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अब यहाँ पे यू और वी की वैल्यू देख लेना कि फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में इस फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ पे करवाया हुआ थ्योरी में भी, मतलब ये जो क्वेश्चन था ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते थे इसको तुम। यहाँ पे देखो, एक कंडक्टिंग शीट थी जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक लूप रखा था जिसकी मैग्नेटाइजेशन एम के डायरेक्शन में थी। तो हमें बताना था इस पे टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी है, एम के डायरेक्शन में है, ये आई डायरेक्शन में के क्रॉस आई कर देंगे माइनस जे। तो यहाँ से अपने प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये रही, इस क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है हमारे पास में IA² लूप का एरिया। ठीक है, सॉरी NI
आई ए एरिया होता है ओनली, आई ए, या पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो यदि रेडियस गिवन है। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटाइजेशन जो टॉर्क है वो कैलकुलेट कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। अब ये भी एक बार लैग्रांजन चेक करना कि मैंने लैग्रांजन सही लिखा है या नहीं लिखा। कोई कह रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास में, कई कह रहे हैं यहाँ पे भी m गिवन है, कैपिटल M, कई कह रहे हैं यहाँ पे m नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये वेरीफाई जरूर करना। ठीक है, यदि तुम्हें लग रहा है भाई कुछ मिस्टेक है तो तुम बता देना कमेंट सेक्शन में, सर क्वेश्चन नंबर 16 में लैग्रांजन आपने सही नहीं लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यदि तुम बता दोगे हाँ भाई सर ये लैग्रांजन ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने दोबारा कर देंगे इस क्वेश्चन को। हाफ एम क्यू वन डॉट स्क्वायर प्लस क्यू टू डॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल एम क्यू वन डॉट क्यू वन डॉट क्यू थ्री डॉट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी तीनों के लिए हमने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई सॉल्व करके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आई थी सॉल्व करके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से Q1 डबल डॉट जीरो आ रहा था थर्ड से, क्योंकि Q3 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, Q3 डॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो Q3 डॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली Q1 डॉट बचेगा, तो ये Q1 डबल डॉट हो जाएगा। तो Q1 डबल डॉट जो हमारे पास में होगा, Q1 डबल डॉट जीरो होगा, तो इसका मतलब Q1 डॉट कॉन्सेंट होगा। Q1 डॉट कॉन्सेंट होगा, इसका मतलब Q1 T पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और Q1 डबल डॉट जीरो होगा तो इस इक्वेशन से Q2 डबल डॉट भी जीरो होगा। Q2 डबल डॉट जीरो होगा तो Q2 कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब Q2 होगा टाइम पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये भी लीनियर डिपेंडेंट होगा और ये भी लीनियर डिपेंडेंट होगा। बाकी लैग्रांजन यदि सही लिखा है तब तो यही होगा, यदि लैग्रांजन सही नहीं लिखा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है आंसर में। ठीक है, तो लैग्रांजन एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना ये लैग्रांजन सही है या नहीं है। ये इजी क्वेश्चन था, बट काफ़ी स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनको फॉर्मूला नहीं पता था या जिनको करना नहीं आया। टाइम पीरियड हमें निकालना था पेंडुलम का, किसी हाइट पे ले गए थे, हाइट पे लेने पर हाइट पर ले जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, या अंदर जमीन के अंदर ले जाओगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। और कितनी कम होती है? हाइट पे ले जाने पर इतनी कम हो जाती है, अंदर ले जाने पर इतनी कम हो जाती है, दोनों लिखी है मैंने। और इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना था। टाइम पीरियड का आई थिंक डिफरेंस पूछा था मेरे हिसाब से, डिफरेंस अपॉन टी, डेल्टा टी बाय टी पूछा था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ये जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आया कैसे? यहां से प्रूफ किया गया है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना था, जी प्राइम इक्वल टू जी वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक हमारे पास में, हमें 2 डायमेंशनल लैटिस, ब्रेविस लैटिस दिए गए थे, ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है और हेक्सागोनल है 2 डायमेंशन में। तो यहाँ पे जो हमारे पास में परमिटिव होंगे वो एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, पर जो रेक्टेंगुलर है और हेक्सागोनल, ये दोनों परमिटिव होंगे 2 डायमेंशन में। हेक्सागोनल एंड रेक्टेंगुलर दोनों 2 डायमेंशन में परमिटिव। हेक्सागोनल 2 डायमेंशन में ये होता है हमारे पास में, ये वाला, इस टाइप से बना सकते हैं। ये 120 का एंगल होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रिमिटिव टाइप के हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे वो दोनों में 1 होंगे, इन दोनों में। 19 नंबर इजी क्वेश्चन था, -E और +E एनर्जी लेवल थे दो। इसमें हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आई थिंक पूछ रहा था, तो हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया, फिर F कैलकुलेट किया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी -kBT log Z, फिर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की -T² d/dt F/t। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके उसको फिर डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास में ये आया, ये आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट T टेंड टू 0 पे ये बात कर रहा था, तो एक्सपोनेंशियल जो सेक हाइपरबोलिक टर्म है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, क्योंकि उसको कोस हाइपरबोलिक लिखेंगे। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है, तो इसका मतलब नीचे जाके ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर में 2 टर्म आएगी, e की पावर बीटा ई और e की पावर -बीटा ई, और ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ से आइडिया लगा लेते भाई, e की पावर -2 बीटा ई आएगा और नीचे T² आएगा, हमें T² देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर होगा इसका, e की पावर -2 बीटा ई अपॉन T²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये था, ये भी इजी क्वेश्चन था। आई की पावर इन्फिनिटी तक था ये,
तो इन्फिनेटिव ले लो या एक कम कर दो पावर, ये एक हटा दी हमने, ठीक है। तो ये भी तो जेड ही है ना, इसको भी जेड लिख सकते हैं, तो इसको आई की पावर जेड लिख दिया, तो जेड को लिख दिया आई की पावर जेड, ठीक है। तो जेड आई की पावर जेड, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग जेड, जेड लॉग आई, लॉग जेड बाई जेड कर दिया, तो लॉग आई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैमिल्टोनियन गिवन था, वाई बी डॉट एस, यही गिवन था, एक बार वेरीफाई कर लेना, और बी गिवन था जेड डायरेक्शन में। तो हमें डी बाई डी टी, आई थिंक एस एक्स, या तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, या हमें डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स निकालना था, या ये या तो ये निकालना था, मेरे को कंफर्म नहीं पता, कईयों ने ये भी भेजा है, कईयों ने ये भी भेजा है, बट देख लेना तुम क्या निकालना था, उसके अकॉर्डिंग दोनों कर दिए मैंने यहाँ पे। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो मैंने काफ़ी बार कहा है भाई, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए। एच हमें गिवन है बी डॉट एस, तो बी के डायरेक्शन में, इसका मतलब एस बी के डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। बी डॉट एस, तो बी डॉट एस में बी एस जेड ही सर्वाइव करेगा, बी एस एक्स बी एस वाई सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एस एक्स बी नॉट वाई एस जेड, एस एक्स और एस जेड का आ जाएगा आयोटा एच कट एस जेड, ठीक है, आयोटा एच कट से आयोटा एच कट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी नॉट वाई एस जेड। यदि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, एस जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी प्लस माइनस एच कट बाय 2। तो देख लेना क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रोसीजर बता दिया मैंने तुम्हें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, एक चार्ज यहाँ पे था माइनस क्यू, एक यहाँ पे था माइनस क्यू, एक यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था, तो डाइपोल मोनोपोल मोमेंट तो जीरो ही होगा, हमें पता है, मोनोपोल जीरो, टोटल चार्ज जीरो है। डाइपोल मोमेंट की ये डेफिनेशन है, बस सभी चार्ज की पोजीशन लिखनी है और चार्ज की वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है, ऐड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ईजी था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ये एक क्वेश्चन गिवन था मैथमेटिकल, ये इसकी वैल्यू ये आएगी हमारे पास में, m प्लस 1/n। ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार बताया, ये फॉर्मूला बताया ना, x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, इसका यूज करके भी कर सकते थे इसको, ठीक है। इसको कैसे, गामा n प्लस 1/2, 2 अल्फा की पावर n प्लस 1/2, तो यहाँ पे जस्ट n की जगह m पुट करना था, n की जगह m पुट कर दो, m प्लस 1, 2 की जगह तुम्हें n पुट करना था, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 था, एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे n है, तो 2 की जगह n पुट कर दो, n अल्फा की पावर m प्लस 1/m, तो ये हमारे पास में आंसर था। या इसको ये पुट करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ax की पावर n को तुम t पुट कर देना, dx निकाल लेना, dx की जगह dt में कन्वर्ट कर देना, पुट कर देना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, गामा इंटीग्रेशन का गामा फंक्शन का यूज़ होगा, गामा इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी, ये फॉर्मूला यदि तुम्हें याद था, इसका यूज़ करके भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बताया नहीं स्टूडेंट ने भाई एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, बट म्योनिक एटम था आई थिंक, इसमें म्योनिक एटम था, और हमें आई थिंक इनका रेशो पूछ रहा था, म्योनिक एटम और हाइड्रोजन एटम में जो वेव नंबर था, इसका रेशो पूछा गया था मेरे हिसाब से, जैसा मुझे स्टूडेंट के जैसा भेजा गया था ये क्वेश्चन। और इसमें जो आर इन्फिनिटिव था वो हमें पता है रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड करता है, तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए तो एम होगी, लेकिन म्योनिक एटम के लिए वो म्योन को कैप्चर करेगा। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये म्योनिक एटम वाले, तो बोर मॉडल जब हमने पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, तो म्योनिक एटम तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका आई थिंक मास भी गिवन था, म्योनिक एटम का जो सेंटर में पार्टिकल है म्योन है, उसका मास भी गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 25th नंबर क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास में है, लेग्रांजियन फाइंड आउट करना था और इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करके इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने सबसे पहले लेग्रांजियन लिख दिया। लेग्रांजियन देखो यहाँ पे दो टाइप के मोशन है, एक तो लीनियर मोशन है, एक रोटेटरी मोशन भी है। तो लीनियर रोटेटरी मोशन के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर मोशन के लिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक थीटा, ओमेगा को थीटा डॉट लिख सकते हैं, तो वेरिएबल दो है, एक थीटा डॉट है, एक एक्स डॉट है, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड है, एक्स डॉट और थीटा डॉट। एक्स डॉट के बिना थीटा डॉट नहीं हो सकता, थीटा डॉट के बिना एक्स डॉट नहीं हो सकता।
तो जो एक्स डॉट है, एक्स को अपने आर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस आर है, तो जितना पुली रोटेट करी उतना ही तो ये नीचे मास एम लेस से एक्स नीचे गया, तो ये पुली भी तो उतना ही रोटेट कर गई ना, जितना मास एम नीचे गया उतनी पुली रोटेट कर गई। तो एक्स इक्वल टू आर थीटा, एक्स डॉट को लिख दिया आर थीटा डॉट, तो इसको थीटा में कन्वर्ट कर लिया हमने, इस इक्वेशन को थीटा में कन्वर्ट कर लिया लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से, इसको हमने इसको कंपेयर कर लिया, थीटा डबल डॉट इस प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, ये ओमेगा की वैल्यू आ रही। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था सबसे, ठीक है। लैग्रांजियन के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लैग्रांजियन का, ठीक है। देखो 4 लाइनों में क्वेश्चन हो रहा है बहुत ईजिली। कंस्ट्रेंट दिया एक, हाँ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा जा सकता था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन था, परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन था, हमें हैमिल्टोनियन गिवन था ये एच कट ओमेगा बाय रूट 512 ई की पावर माइनस एम ओमेगा बाय एच कट एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन निकालनी थी, फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर आ रहा था एच कट ओमेगा बाय 32। करेक्शन थी ये, टोटल एनर्जी देख लेना कितनी है, लेकिन ये करेक्शन आ रही थी एच कट ओमेगा बाय 32। अब करेक्शन पूछी थी या टोटल एनर्जी पूछी थी वो देख लेना, लेकिन करेक्शन आ रही है एच कट ओमेगा बाय 32। इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व किया मैंने ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आधा अधूरा क्वेश्चन है, रोटेशनल और रमन वाइब्रेशन पता नहीं किस हिसाब से पूछा गया था। इस नंबर पे जरूर सेंड कर देना, मैं इसको सॉल्व करके मैं ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चंस को तुम जितना जल्दी भेजोगे उतना मैं जल्दी सॉल्व करके इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे तो वीडियो बना दूंगा, और उससे पहले तो तुम्हें जो रिस्पॉन्स शीट आई थिंक वही आ जाएगी, लेकिन यदि कल मुझे पता लग गया तो कल मैं दूसरी वीडियो ही बना दूंगा जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन हो। 30 क्वेश्चन यहाँ हो गए, यदि 15 भी क्वेश्चन 10-15 भी क्वेश्चन और हमें पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। ये एक हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, फेस स्पेस डायग्राम बनाना था। पोटेंशियल हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 10x। एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, जब भी ग्राफ इस टाइप के ग्राफ आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट करना होता है, फिर उनका रिजल्टेंट प्लॉट करना होता है। तो और ई की पावर माइनस 10x का ये ग्राफ है, ये कैसे प्लॉट किया, एक्स टेंड टू 0, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 जा रहा है और एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन दोनों कंबाइन कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, इस टाइप का, इन दोनों के बीच से निकलेगा, इस टाइप का रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा लोअर होगा और यहाँ पे थोड़ा अपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा लोअर होगा और यहाँ पे थोड़ा अपर होगा इस टाइप से, तो इधर थोड़ा ओरिजिन के पास में होगा, इधर ओरिजिन से दूर होगा थोड़ा सा, तो ये इसकी फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी इस टाइप से। इधर थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस साइड में ज़्यादा होगी, इस साइड में थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन थे ऐसे, एक राइट साइड में ज़्यादा था, एक लेफ्ट साइड में ज़्यादा था, तो राइट साइड में ज़्यादा होगी, लेफ्ट साइड में कम होगी, और बाकी तो आई थिंक 2 सर्कुलर वाली थी मेरे हिसाब से, जैसा मुझे पता लगा है, ठीक है। ईजी था ये भी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पूछी थी। वेव फंक्शन हमें दिए थे अलग अलग, आई थिंक 4 वेव फंक्शन दिए थे, तो जिनमें से जो रियल वाला वेव फंक्शन था उनके लिए एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 थी, बाकी इमेजिनरी थे, इमेजिनरी के लिए नॉन जीरो थी, रियल वाले के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 थी, ठीक है। तो ये 30 नहीं है, 29 क्वेश्चन है टोटल, और बाकी कितने टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं, 55 में से 29 हो गए, बाकी क्वेश्चन 9560182735 पर भेज सकते हो, जितना जल्दी भेजोगे उतना सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। और इसके अलावा इनमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यार बात करें पेपर की, तो इतना भी ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही हार्ड पेपर था और स्कोर नहीं किया जा सकता था बहुत इजीली। और मैंने ये भी सुना है कि सेक्शन ए के क्वेश्चन नहीं मिले,
लेकिन सेक्शन ए भी इजी क्वेश्चन इजी था, मतलब सेक्शन ए इतना टफ नहीं था। सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए पार्ट भी इजी पार्ट था। ठीक है, बी सेक्शन बी, अब थोड़ा सा ये पेपर था जो उसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ले गई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ले गई, बेसिक लेवल पे ले गई। हम पढ़ते आ रहे हैं डब्ल्यू के बी, स्कैटरिंग, परटर्बेशन थ्योरी, बड़े बड़े हैवी टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं अपने, शेल मॉडल, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब कोई प्रोडिक्शन, अब ऐसा भी नहीं है कि उनको अपने अब छोड़ दें, उनको आगे पढ़े ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो दोबारा वही दे दे, पार्टिकल फिजिक्स के 5 क्वेश्चन दे दे, 4 क्वेश्चन दे दे अगली बार। क्या कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो हमें तो देखो यही है, जो भी आगे मतलब जो स्टूडेंट आगे तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनके लिए एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले तो रिवीजन, क्योंकि जो नोट्स में होता है वो इनफ होता है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन यदि तुमने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हैं, अच्छे से पढ़ा है, जितना तुमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज किया है, तो सब कुछ मिल जाएगा नोट्स में। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नोट्स से पढ़ के सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, सारे जो मैंने पीडीएफ नोट्स है उसमें एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं भी सेम क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं करते ये। हाँ, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट, उससे रिलेटेड थ्योरी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, नोट से बाहर कुछ नहीं जाता है, वही करना होता है और बस उसको बार बार पढ़ते रहना होता है। अब अपने क्या करते हैं, बार बार नहीं पढ़ते तो वो हमारे दिमाग में नहीं रहता, हमारे दिमाग में नहीं रहता, जब एग्जाम में करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूजन होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर हम कहते हैं हमारे मार्क्स कम रह गए। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो नोट्स को बार बार पीवाईक्यू तो करने ही करने, वो नोट्स में पीवाईक्यू है सारे। ठीक है, तो नोट्स जितनी बार हो सके रिवीजन करो, रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं तो हमेशा यही कहता आ रहा हूँ, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है जो से नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर बार मैं यही कहता हूँ कि रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही स्कोर अच्छा होगा तुम्हारा। ठीक है, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है हर एक क्वेश्चन में। इतना ज़्यादा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कम टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन में। देखो 30 क्वेश्चन कर लिए हमने, 30 क्वेश्चन मतलब हमने ये समझ लो कि लगभग 55-60% पेपर हमने कर लिया। ठीक है, सेक्शन ए को यदि छोड़ दें अपने तो इतना ज़्यादा भी टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, तो इजी था, इजी मतलब बाकी तो यार अब जब ऑप्शन मिलेंगे, देखो अब अभी मैं कंप्लीटली तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ऑप्शन दिखेंगे भी कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, तब एग्जैक्टली बता सकते हैं। और कट ऑफ, और एक बात ये भी है, जो स्टूडेंट बात यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 90 जाएगी, कुछ कह रहे हैं 100 प्लस जाएगी, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, सभी ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, वो सारा ओवरऑल मिला के बनता है सब कुछ। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना 90 से 93 के बीच में रहेगी, वो उस पे ध्यान मत दो। जो आगे काम है तुम्हारा उस पे ध्यान दो, आगे क्या करना है, जो टाइम गया, जो चीज़ें गई वो गई, उनको भूल जाओ, जितना जल्दी हो सके भूलने की कोशिश करो। और चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा हो, चाहे सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट आगे पे आगे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब इसके बाद में कुछ चेंज करना है। दोनों टाइप के जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो तुम, जिस भी कंडीशन में हो, इन चीज़ों को तुम्हें भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे जो अपने गोल्स है, आगे क्या करना है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा, जो गया गया। इन चीज़ों से सीखो। ठीक है, और क्या गलतियां की है, यदि पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो क्या गलतियां की है उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस हम लास्ट तक भी नहीं करते, अपने आप छोड़ देंगे। मान लो अभी तो हमें पता है कि हमने क्वेश्चन किया, अभी तो दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन, तो एनालिसिस करना ईजी होगा अभी तो 5-10 दिन के अंदर। लेकिन एनालिसिस हम करेंगे जब दोबारा एग्जाम आने वाला होगा, फिर वही गलतियां रिपीट करेंगे।
तो अपनी गलतियों को सुधारो, ठीक है, और मोटिवेटेड रहो, अच्छा होगा लाइफ में, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाकी क्वेश्चन मेरे को जरूर भेज देना, ठीक है।